जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से तर्क आईएएस पीसीएस चैनल पे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट का एक लेक्चर ऑफ सीरीज चल रहा है, तो फिर आज के इस लेक्चर में क्या हम कवर करने वाले वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो टर्म्स हमने जो क्लाइमेट चेंज के इसमें जो ये कार्बन फार्मिंग, फिर सीबीएम, कीलिंग कर्व क्या होता है और इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट आई है वो कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ग्रीनियम जो कि अब तक आप सुने नहीं होगे या फिर बहुत कम सुने होगे, वो टील कार्बन जो कि हमेशा न्यूज में रहता है। आरसीपी क्या है, वाटर क्रेडिट। हमने कार्बन क्रेडिट और ग्रीन क्रेडिट देखा था। तो ये वाटर क्रेडिट कैसे काम करता है। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट भी है। और ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग, इसमें क्रायोस्फीयर का क्या स्टेटस है वो देखेंगे। और साथ ही साथ 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनईपी, डब्ल्यूएमओ और क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, ये हम देखेंगे। उसके बाद में हम बढ़ेंगे पॉल्यूशन के ऊपर, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है अपने एनवायरनमेंट का। तो इसमें हम एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, ये हम आज के इसमें कवर करने वाले हैं। और वाटर पॉल्यूशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि ये जो दो है ना, ये दो के दो इनिशिएटिव है। और इसमें जो अदर रिलेटेड न्यूज है, इसमें भी आपको एक या दो फिर इसमें आपको ये इनिशिएटिव मिलने वाला है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स जो प्रीलिम्स आ रहा है उसको लेकर के, या फिर आप कोई भी अनदर स्टेट एग्जाम्स का भी सोच रहे देने का, तो फिर उसको लेकर के, ठीक है। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। हाँ, ये रहा हमारा पहला टॉपिक, कार्बन फार्मिंग। देखो अभी कार्बन फार्मिंग क्या है, ईयू ने एक प्रोविजनल एग्रीमेंट निकाला रेगुलेशन के लिए कि वो फर्स्ट ईयू लेवल कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क। अभी ईयू यूरोपियन यूनियन ना एनवायरमेंट को लेकर के बहुत ही ज्यादा फोकस्ड, इसके बहुत ज्यादा इनिशिएटिव आपको सामने दिखने वाले, ठीक है। और किस चीज में, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के। और तो फिर ये बात ध्यान में रखना, इनकेस कभी आप फंस रहे हो तो तुक्के में आपका ये एक पॉइंट एक मास्टर पॉइंट हो सकता है, ठीक। तो फिर ये क्या करता है, देखो सबसे पहले तो रीजनरेटिव प्रैक्टिस। रीजनरेटिव आपने क्या देखा, आपने कभी अर्थवर्म देखा होगा, केचुआ जिसको बोलते हैं। आप उसको बीच में से काटो तो फिर उसके दो बॉडी पार्ट्स जो अलग अलग हो जाते हैं, दोनों अपने आप पूरे वापस से बॉडी को जनरेट कर लेते, उसी को रीजनरेटिव बोलते हैं। तो फिर ठीक उसी तरह ये क्या करता है कि स्टोर करता है कार्बन को और एमिशन को रिड्यूस करता है, ये इसका रोल है, ठीक है। उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा और इकोसिस्टम रिस्टोर होगा, ठीक है। तो इसका ये रीजनरेटिव है। और कॉमन मेथड इसके अलग अलग कैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रासलैंड, और फिर मिनिमाइजिंग सॉइल डिस्टर्बेंस, ये सब एग्रो फॉरेस्ट, ये सब चीज। अब उसी हिसाब से कुछ की इनिशिएटिव्स है, वो कौन कौन से देखो। तो सबसे पहले तो अपना 2015 में जो COP21 पेरिस में होता, उसमें से एक लिया था ग्लोबल लेवल पर, जिसका नाम था 4/1000 इनिशिएटिव। ये क्या करता है, जो भी स्टेक होल्डर है ना, उनको एंगेज करता है, उनको ना प्रोवोक करता है कि आप इसके तरफ बढ़ो, रीजनरेटिव के तरफ, और मतलब इसमें आप हिस्सेदारी लो और इसमें आप खुद को भी प्रमोट करो, ठीक है। तो यही है इसका। वर्ल्ड बैंक इनिशिएट क्या करता है, केन्या से एग्रीकल्चर कार्बन प्रोजेक्ट। केन्या का वैसे भी स्टेटस डाउन है, लेकिन उधर का एनवायरनमेंट ये है कि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, तो उसको सुधारना ज्यादा बेटर हो सकता है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट अमंग ऑब्लिगेटेड एंटिटी, ठीक है, नेचुरलिता, और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये क्या करेगा, एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करेगा, जो माइक्रो इरिगेशन उसको प्रमोट करेगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, देखो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से सॉइल एनरिच होती है, तो फिर अलग अलग न्यूट्रिएंट का इंट्रोडक्शन होगा, वो एनरिच होंगे, फिर वो एटमोस्फियर में रन अप होंगे, तो फिर ऐसी चीज है। तो फिर सब ऐसे ना कनेक्टेड चीज है, एनवायरमेंट है ये चीज की, हर एक चीज एक साइकिल में रहती है। एनकरेज फार्मर टू बी पार्ट ऑफ द कार्बन ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर। कार्बन ट्रेडिंग, ग्रीन ट्रेडिंग, मैंने आपको दोनों चीज समझाया और दो दो तीन तीन बार समझाया। अगर आपको नहीं याद है, आप मेरे पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हो, ठीक है, वो अभी भी वहीं पे है, वैसा ही है। कार्बन बॉर्डर एडजस्ट मैकेनिज्म, अब ये काजान डिक्लेरेशन, ठीक है, इसको ब्रिक्स ने जो अडॉप्ट किया था, काजान डिक्लेरेशन जो, और उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया सीबीएम को। क्यों, बोलते कि डिस्क्रिमिनेटरी है। क्या है, देखो अभी ये भी ईयू ने ही निकाला, ये देखो मैं बोल रहा हूँ ना, ईयू ने क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। ये कार्बन टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट मतलब एवरी प्रोडक्ट पे नहीं, कुछ ही चीजों को लेकर के ये परमिएबल है, ठीक है। और विथ लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसीज, जैसे कि स्टील, ठीक है, मतलब कुछ प्रोडक्ट पे ये टैक्स लगाकर, कार्बन टैक्स, मतलब कि जो कि बहुत ज्यादा नेचर को हार्म कर रहे और क्लाइमेट चेंज में जिसका बहुत ज्यादा रोल हो रहा है, उन चीज को लेकर। अभी ये क्या एम क्या करता है कि प्रिवेंट कंपनी शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू लेस रेगुलेटेड कंट्रीज, ठीक है, कि जो भी कंपनी का जो शिफ्टिंग प्रोडक्शन हो रहा है उसको ये लेस रेगुलेटेड कंट्री में जाने से रोकता है, कि एटलीस्ट वहां का एनवायरनमेंट बचा रहा है, ऐसा ही इनका कुछ है। सीबीएम इम्प्लीमेंट 2023
लेकिन इसका जो फुल एनफोर्समेंट है वो 2026 का इनका टारगेट है, ठीक है। लेकिन इसको हमारे ब्रिक्स भाई साहब ने बोल दिया कि ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो फिर इसको हम परमिशन नहीं दे सकते। अब इनके अदर इनिशिएटिव क्या है, एक तो नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, ठीक है, आप देख सकते हो। इसका क्या है कि 40% जो है एनुअल डिप्लॉयमेंट वो 2030 तक इसका नेट जीरो तक पहुंचना चाहिए टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। एनईसीपी का इनका खुद का एक प्लान है। और जीसीसी है, ये भी ईयू का ही है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि जीसीसीए प्लस इन्होंने 2015 में ला दिया, ठीक है। मतलब ये कुल मिला के क्लाइमेट चेंज को लेकर के है, ठीक है। इसमें उतना भी नहीं समय गलाना है आपको, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या इनिशिएटिव है, किस चीज ने लिया, कौन से ईयर में, कौन सा एग्रीमेंट का नाम है, तो वो याद रखना है, ठीक है। वो अभी जैसे 2015 पेरिस एग्रीमेंट, 2030 एजेंडा एसडीजी को लेकर के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो कीलिंग कर्व ना एक ग्राफ होता है, तो फिर उसमें ना बताता है कि कौन सी चीज मतलब ग्राफ तो यही बताती है ना, कोई एक चीज ऑब्जर्व करके बताई जाती है कि एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड में कौन सी चीज राइज हुई है, वो ग्रोथ है कि डेक्सेलरेटेड ग्रोथ है, क्या चीज है वो। तो फिर अब ये कीलिंग कर्व ये बोला है कि लार्ज स्पाइक है, लेकिन किस चीज को लेकर के, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, कि ग्लोबल एवरेज जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। मार्च में 2025 हायर देन मार्च 2023, ऑब्वियस सी बात है, जब इतना ज्यादा हर एक चीज ग्रोथ हो रहा है और कोई एनवायरमेंट में फोकस नहीं कर रहा उन चीजों को लेकर के, तो फिर ये चीज होना ही है, ठीक है। अब कीलिंग कर्व को लेकर के न्यूज में क्या है, देखो ये हुआ था मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी में, जो कि आपका है हवाई में, ठीक है। और ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। अब ये एमएलओ मतलब मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी ये क्या करता है कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो भी एटमॉस्फेयर के जो एलिमेंट्स है ना उनको ये देखता है। अब ये किसमें ना बहुत दिलचस्प चीज आने वाली कि PM 2.5 PM 10 ये दोनों का डिफरेंस ना अक्सर लोगों को नहीं पता रहता, वो भी हम देखेंगे क्या है, ठीक है। लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अब ग्रीनियम क्या है, देखो ग्रीन प्रीमियम क्या है वो देखते हैं कि इंडियन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है, हार्डली रिसीव्ड एनी ग्रीनियम फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स। मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर का क्या है कि बहुत कम है जो मूव कर रहे हैं एनवायरमेंट को टुवर्ड्स, यही है। अब ग्रीन बॉन्ड क्या होता है कि ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट फंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एक्टिविटीज कैटेगराइज्ड एज ग्रीन अंडर नेशनल और इंटरनेशनल ग्रीन टैक्सोनॉमी, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड वो इंस्ट्रूमेंट है जो ग्रीन तब बोला जाता है कि अभी देखो ग्रीन आपको इतना तो समझ में आ गया कि एनवायरमेंट और इकोलॉजी को रिलेटेड है, ठीक है। तो ये ना नेशनल और इंटरनेशनल एक टैक्सोनॉमी वो इसको एक टाइटल देती कि हाँ आप अभी ग्रीन बॉन्ड में हो, ऐसा। अभी ये क्या करता है कि इट रिफर्स टू प्राइसिंग बेनिफिट्स बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट इन्वेस्टर विलिंग टू पे और एक्सेप्ट लोअर यील्ड्स इन एक्सचेंज ऑफ सस्टेनेबल इम्पैक्ट। मतलब कि कोई भी चीज एनवायरमेंट को जो कम हार्म कर रही है आप उसको एक्सेप्ट कर लो, मतलब अपना प्रॉफिट ज्यादा ना देखो, वो सब चीज है, ठीक है। एडिशनल कॉस्ट ऑफ चूजिंग अ क्लीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो फिर अभी भाई प्राइवेट इन्वेस्टर तो बनता ही है प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो फिर वही सब है ये कि मतलब इसमें एक रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक सर्वे की 2023-24, ये बोल रहे हैं कि ग्रीन बॉन्ड में जो है बहुत कम प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा। अब टील कार्बन केवलादेव नेशनल पार्क, अब केवलादेव नेशनल पार्क फर्स्ट कौन सा साइट था ये मेरे को आपको बताना है, ठीक है। आप मुझे बताओगे कि ये कौन सा फर्स्ट रामसर साइट है, और तो मैं बता दिया फर्स्ट रामसर साइट है, लेकिन इसके साथ एक और फर्स्ट रामसर साइट था, कौन सा था वो मुझे बता देना, ठीक है। ये इंडिया फर्स्ट टील कार्बन ये KNP में होगा, ठीक है। ये देखो टील कार्बन होता क्या है, कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड, नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड। अब ये क्या करता है, कार्बन जो भी सिक्वेस्टर्ड होता है ना वेजिटेशन में, माइक्रोबियल बायोमास में और डिसॉल्वर पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है, तो उसी को ये टील कार्बन बोला जाता है। कलर बेस्ड टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी देख सकते हैं, जैसे पर्पल है तो इंडस्ट्रियल एमिशन, ग्रीन है तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट में होते हैं वो, ब्लैक है तो फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, रेड है तो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स दैट रिड्यूस अल्बिडो। अल्बिडो क्या होता है कि ग्लेशियर से जो रिफ्लेक्ट होकर रेडिएशन जाता है वो, या फिर यूवी रेस। ग्रे क्या है कि इंडस्ट्रियल एमिशंस, ठीक है। तो आपको ये ना एक बार थोड़ा सा ऐसे याद कर लेना, क्योंकि एक बार ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे पिंक रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, येलो गोल्डन, ये सब रेवोल्यूशन पूछा था, तो क्या पता शायद ही पूछ ले, मतलब वैसे तो लेस चांस होते हैं, लेकिन एक बार आपके लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, विन विन सिचुएशन के लिए आप पढ़ सकते हो इसको। अब रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे, ये कुछ नहीं बस एज इट इज पढ़ना है आपको कि IPCC ने इंट्रोड्यूस किया है 5th असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। डिस्क्राइब 4 डिफरेंट 21st सेंचुरी पाथवे जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन और एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन, एयर पॉल्यूटेंट एमिशन और लैंड यूज।
बस ये 4 चीज इसने डिस्क्राइब कर दिया कि ग्रीन हाउस गैस के ये बड़े एक नायक है जिन्होंने खलबली मचा रखी है। ठीक है, कौन कौन से? एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन, एयर पोल्यूटेंट एमिशन, लैंड यूज। ठीक है, ये है। अब वाटर क्रेडिट का क्या है? देखो वाटर क्रेडिट, अब तक आपने ग्रीन क्रेडिट देखा था, कार्बन क्रेडिट देखा था, अब वाटर क्रेडिट और बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट दोनों एक जैसा ही है, मैं बता रहा हूँ। मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, जैसे कि कार्बन क्रेडिट होता है इंसेंटिवाइजेस वाटर कंजर्वेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। आप वाटर में क्वालिटी इंप्रूव करो, अपने अगल बगल की वाटर बॉडीज अच्छी रखो। ठीक है, तो फिर उसको आप एज अ ट्रेड में आप इसको यूज कर सकते हो, उसके बेसिस पे जब क्रेडिट मिलेगा। अब कार्बन क्रेडिट वो था कि जो रिड्यूस और अवॉइडेड द रिमूव्ड कार्बन एमिशन, उसके लिए था। ईच क्रेडिट रिप्रेजेंट्स 1 लेस टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये क्या है कि मतलब या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो उसके इक्विवेलेंट जो कि हार्मफुल गैस है उसको आप एटमॉस्फेयर से रिड्यूस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक कार्बन क्रेडिट मिलता था। ठीक है, तो उसी तरह आपको वाटर क्रेडिट कब मिलेगा? जब आप वाटर के कंटेंट को अच्छा रखोगे, वाटर बॉडीज को आप प्योरीफाई करके रखे रहोगे, तो उसके लिए। ठीक है, और इसको आप एक दूसरे को ट्रेड में ले दे सकते हो। ठीक उसी तरह बायोडाइवर्सिटी है, इसमें आपको क्या करना है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन करना है। ठीक है, और इसका खास बात क्या है बायोडाइवर्सिटी का कि ये लिमिटेड नहीं है, इसके बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स इसके लिमिटेड नहीं है, बाकी सबके कहीं ना कहीं लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो आपको अब 4 क्रेडिट याद रखने, कौन से? कार्बन क्रेडिट, ग्रीन क्रेडिट, वाटर क्रेडिट और बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स। ठीक है, ये 4 आपको अच्छे तरीके से याद रखने। ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग, देखो ये क्या है? अब ये क्या बोल रहे हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट सिस्टम अराउंड अ ग्लेशियर टू स्लो द मेल्ट ऑफ आइस शेल्फ एंड रिड्यूस सी लेवल राइज। मतलब इनका ये टारगेट है कि जो भी ग्लेशियर का मेल्ट हो रहा है उसको रोका जाए और जो सी लेवल राइज हो रही है उसको भी रोका जाए। ठीक है, ये एक जियो इंजीनियरिंग है, मतलब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। ये क्या? ओशन हीट ट्रांसपोर्ट इंटरवेंशन, सेटिंग सेडिमेंट बम्स और fibrous contents along the seabed in front of ice shelf to block the flow of warm circumpolar deep water। ठीक है, और बेसल हाइड्रोलॉजी इंटरवेंशन। अब ये दोनों का क्या है कि जो भी सेडिमेंट रहेंगे इसके और फाइब्रस कर्टेन्स होते हैं इसके पास, ऐसे फाइब्रस कर्टेन रहेंगे, तो फिर सीबेड ये करेगा कि आइस शेल्फ जो रहता है ना, ये फाइब्रस उसको रोके। जियो इंजीनियरिंग यही है कि ये फाइबर जैसा जो भी है ये उसको ऐसे रोके, तो फिर जो आइस शेल्फ है ना वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, और वो जल्दी मेल्ट ना हो, ये इसका है। और बेसल हाइड्रोलॉजी इंटरवेंशन, स्लो द फ्लो ऑफ स्ट्रीम्स दैट कैरी मेल्ट वाटर ऑफ द आइस शीट्स बाय ड्रिलिंग होल इनटू ग्लेशियर बेड। एज इट इज, सिंपल वर्ड्स में समझिए। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशंस देखो, ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा, उसका देखते हैं 3। पहला तो अपना यूएनईपी है, इसका हेडक्वार्टर है आपका नायरोबी केनिया में, ऑर्गेनाइज हुआ था ये 1972। ठीक है, फॉलोइंग यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, टोटल 193 मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया। अब इसका एम क्या रहता है? देखो कि एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन इसको करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर के। ठीक है, फंडिंग कहां से हो रही है? एनवायरनमेंट फंड जो कि यूएनईपी की कोर फंड है वहां से। 95% ऑफ फंडिंग नीड्स वॉलंटरी होती है। होस्ट द सेक्रेटेरिएट ऑफ कन्वेंशन एंड एंटिटीज। अभी देखो इसका क्या है कि आईपीसीसी ये जॉइंटली यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ, ठीक है, साथ में होस्ट करते हैं का सॉरी कॉमन कार्बन मैट्रिक जो कि यूएनईपी सपोर्ट करता है। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है ये सबको ऑब्जर्व करने के लिए। अब देखो मेजर जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ये जो है ना, ये टेबल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बाय हुक और बाय क्रूक आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये पीवाईक्यू में आ चुका है, एक नहीं 2-3 बार। अभी जैसे कि हजार्डस वेस्ट है, ठीक है, बेसल कन्वेंशन, रोटरडाम कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, सीबीडी, वियना कन्वेंशन, साइट्स, ठीक है, सीएमएस। एक यूपीएससी का पेपर था, आई थिंक सो सीएपीएफ का है वो शायद, उसमें ना ऐसे दे दिया था कि मिनामाटा कन्वेंशन, रोटरडैम, बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, ऐसे 4-5 ऐसे लाइन से दे दिए थे। और फिर वो किसके लिए बना था ना, वो सब पर्पज ऐसे लाइन से दे दिए थे। अब वो मैच द कॉलम था, करो मैच। अभी जो ऐसा सोचता है ना कि ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हो जाएगा, वो उस टाइम पे इतना कंफ्यूजन हो जाएगा ना, क्योंकि वो 4 ऑप्शन नहीं 5-6 ऑप्शन थे वो ना, तो दिक्कत तो होना ही है। क्योंकि 4-5 सवाल थे ना, एक मिनामाटा के ऊपर हो गया, दूसरा रोटरडैम हो गया, तीसरा बेसल हो गया, तो फिर ऐसे वो लेंदी हो जाता है। अब इसके कुछ रिपोर्ट्स हैं
देखो क्या एमिशन गैप रिपोर्ट है, इसकी की फाइंडिंग ये है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इसका 57 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के पार हो गया। इंडिया रैंक थर्ड है, पहला चाइना है, दूसरा यूएस है। चिंताजनक बात है। इसका कमिटमेंट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला आपको पता ही है, वही इसका कमिटमेंट है। अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट है इसका, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली इंप्लीमेंटेड अडाप्टेशन एंड सोसाइटली सेट गोल। आपने कितना गोल सेट किया है और आप उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हो कि वो कितने पेस पे चल रहा है और वो कब तक कवर होगा, ये सब ये बताता है। अभी इसका एस्टिमेटेड है कि यूएस 187 to 359 डॉलर बिलियन पर ईयर इसका एस्टिमेटेड है। मतलब इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस फ्लोस डेवलपिंग कंट्रीज, ये ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं इसका की फाइंडिंग्स, खाली ये याद रखो ये होता है किस चीज के लिए। अब ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन जीएसआर, ये क्या है देखो, ये COP 21 में बना था। किस लिए बना था कि बिल्ट एनवायरमेंटल स्टेक होल्डर्स कमिटेड टू जीरो एमिशन एफिशिएंट रेजिलिएंट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेंटर। मतलब आप अपना डेवलपमेंट तो करो ही लेकिन उसके साथ में एनवायरमेंट को हार्म ना करो, मोटा मोटा यही इसका बोलना है। ठीक है, अकाउंट्स फॉर 21% ऑफ ग्लोबल GHG एमिशन और इंडिया इज एट्रीब्यूटिंग 40% ऑफ इट्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। सॉरी, ठीक है, तो फिर ये हो गया। और नेविगेटिंग न्यू हॉरिजॉन्स, ये एक अपना है कि आइडेंटिफाई वेरियस क्रिटिकल ग्लोबल शिफ्ट टू एक्सीलरेट द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस ऑफ पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब ये तीन चीज को टारगेट करता है, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अपने WMO पे। WMO क्या बोल रहा है, पहले तो इसका हेडक्वार्टर देखो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये आया था आपका 1950 में और इसके भी 193 मेंबर है जिसका इंडिया एक हिस्सा है। ऊपर भी सेम था, नीचे भी सेम। लेकिन ये किसको टारगेट करता है देखो, एटमॉस्फेयर को, ओशन को, क्लाइमेट को, तीन चीज को टारगेट करता है ये। ठीक है, इसने IMO को रिप्लेस किया था 1950 में और IMO आपका 1873 के अकॉर्डिंग है। अब इसके कुछ रिपोर्ट से क्या बोल रहा है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है जो बोल रहा है 2023 वाज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, और हो सकता है 2024 अभी अगले रिपोर्ट में है कि ये भी वार्मेस्ट था, क्योंकि अपना क्लाइमेट चेंज तो रुक ही नहीं रहा, बढ़े जा रहा है। ठीक है, तो वो सब है। और ग्लोबल एवरेज नियर सरफेस टेम्परेचर एट 1.5 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल बेसलाइन। वही है, मतलब दिल दहलाने वाली बात है कि देखो अभी जिसको पहली बात तो फन फैक्ट तो ये है भाई कि जो भी पहले एनवायरनमेंट पढ़ता है ना पहली बार, उसको लगता है कि दुनिया जल्दी ही खत्म हो जाएगी। ये एनवायरनमेंट ऐसा है। और अभी WMO ओजोन एंड UV बुलेटिन, ये है कि ओजोन लेयर इज रिकवरिंग विद ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस डिक्रीजिंग। ठीक है, ये एक अच्छी रिपोर्ट है। फुल रिकवरी इसका एक्सपेक्टेशन 1980 लेवल जो भी है एक्सपेक्टेड बाय 2066 ओवर अंटार्कटिका, 2045 ओवर आर्कटिक एंड 2040 ओवर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी ये सोचोगे कि 2066 अंटार्कटिका में क्यों, वहां पे तो उतने लोग भी नहीं है। एग्जैक्टली, वहां पे उतने लोग नहीं है लेकिन वहां पे बर्फ है। ठीक है, अल्बिडो इफेक्ट तो उसमें बहुत अच्छा होता है बर्फ पे। ठीक है, तो इसके लिए, और उससे कम बर्फ आर्कटिक में और उससे कम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर इसी हिसाब से इसका ये ईयर सेट है। ये ईयर आपको याद रखना है, सारे के सारे ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन, ये है क्लाइमेट चेंज एयर क्वालिटी को लेकर के, नाम में ही है। ग्लोबल पार्टिकुलेट मैटर हॉटस्पॉट्स, ठीक है, ये इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एरिया। देखो PM के लिए ना PM2.5 PM10 ये दोनों ना एग्रीकल्चर के, मतलब एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा आते हैं। सेंट्रल अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ये इसका एक हॉटस्पॉट है, मतलब कि यहाँ से बहुत ज्यादा एमिट होते हैं। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर वो होता है कि अर्थ के ऊपर कोई भी बर्फ वाला जोग्राफिकल एरिया हो उसको बोला जाता है क्रायोस्फीयर। फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका, आर्कटिक, ग्रीनलैंड। ठीक है, ये सब आपका क्रायोस्फीयर में आता है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन यूए, जो कि बर्लिंगटन वर्मोंट में है। इसका जेनेसिस 2009 में हुआ था, किसका, क्रायोस्फीयर का, टू एड्रेस द इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज ऑन क्रायोस्फीयर। ठीक है, फ्रोजन रीजन ऑफ अर्थ। अब ये क्या करता है, एडवोकेट फॉर, मतलब सलाह देता है, एडवाइस देगा, फिर बाद में कोलैब करेगा, कंट्रीज को सलाह देगा कि आपके यहाँ पे इतना बर्फ एमिट हो रहा है, ये सब चीज है। और कोलैबोरेशन ये हर एक से कर लेगा, NGO, गवर्नमेंट, क्लाइमेट से कर लेगा, UNFCCC, IPCC को बोलेगा, मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसका स्टेट ऑफ ये क्या है कि 2024 इसका एक रिपोर्ट आया कि लॉस्ट आइस ग्लोबल डैमेज। ये कह रहा है
कि assess the current status of क्रायोस्फीयर एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, वो तो पता है क्लाइमेट चेंज का एक रोल है उसका। आइस शेल्स इन नॉर्थर्न ग्रीनलैंड हैव लॉस्ट 35%, लेकिन कब? 1978। इतना टाइम हो गया तो 35% लॉस हुआ, वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। रेट ऑफ ग्लोबल सी लेवल राइज इन डबल्ड इन लास्ट 30 ईयर्स। देखो अब हम जाने वाले पॉल्यूशन सेक्शन पे, ठीक है, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें जान लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके जो लेयर्स होते हैं ना उसको, तो सबसे पहले लो टू मतलब बॉटम टू टॉप चलते हैं। तो पहले आता है आपका ट्रोपोस्फियर जो कि 12 किलोमीटर हाइट तक रहता है, वेदर यहाँ पे ऑकर हो जाते हैं। स्ट्रेटोस्फियर आपका 50 किलोमीटर 12 से 50 तक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ओजोन लेयर मिलेगा। मीजोस्फियर जो है 85 तक जाएगा, 50 टू 85। थर्मोस्फियर 600 किलोमीटर और एक्सोस्फियर मतलब 10,000 किलोमीटर तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है सारी चीजें, ठीक है। ये मैं पूरा कॉन्ट्रास्ट में तब पढ़ाऊंगा जब जब जैसे कि मेरे ज्योग्राफी में आएगा अभी आने वाले कुछ लेक्चर्स में, तो फिर उसमें आपको हर एक चीज अच्छे से बता दी जाएगी, लेकिन अभी ये सीरीज हम कवर अप करते हैं, ठीक है। AQMX एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम CCAC अभी इसने लॉन्च कर दिया कि AQMX अब किस दिन लॉन्च किया? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, ठीक है, लेड बाय UNEP। और इसका थीम क्या था? इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। अब ये थीम किसको याद रखना चाहिए? जैसे कि कोई ग्रेड बी एग्जाम दे रहा हो ना उसको, ठीक है। CCAC फाउंडेड इन 2012, कन्वेंड विद इन UNEP। CCAC वॉलंटरी पार्टनरशिप है जो कि मोर देन 160 गवर्नमेंट्स, मतलब इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। देखो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी मतलब कंट्री आ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशंस मतलब उनके अंदर के ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकते हैं, और ये NGO। इंडिया ने 2019 में ज्वाइन किया था इसको, ठीक है। इट वर्क्स टू रिड्यूस पावरफुल बट शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स, ठीक है, ड्राइव बोथ क्लाइमेट चेंज एंड एयर पोल्यूशन, जैसे कि मीथेन, ब्लैक कार्बन, HFC, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के, ठीक है, ये सबको। अभी ये क्या करता है कि जो शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है ना उसके ऊपर वर्क करता है, लेकिन वो रहते हैं अच्छे तादाद में। इसके लिए अब एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम ये क्या है? वन स्टॉप शॉप है जो प्रोवाइड करता है कि लेटेस्ट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट गाइडेंस प्रोवाइड करे और टूल प्रोवाइड करे उन कंट्रीज को, कि जैसे कि आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन इस चीज को, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को लेकर के, तो फिर आप उसके लिए क्या टूल्स लोगे, उसको आपको कैसे कम करना चाहिए, इंडस्ट्री पे क्या फोकस रहना चाहिए, वो सब चीज को लेकर के, ठीक है। अब देखो मैं बताया था PM 2.5 और PM 10, तो 2.5 देखो और 10, ठीक है। अब 2.5 क्या रहता है? ये बहुत ज्यादा माइन्यूट रहता है, ये थोड़ा बड़ा रहता है। तो फिर ये जैसे कि आप इनहेल कर रहे हो कोई चीज, तो ये तो अभी ये सब ना एटमॉस्फेयर के ही हिस्से हैं, एटमॉस्फेयर में ही पाए जाते हैं। अभी ये जैसे कि बहुत ज्यादा माइनर है, तो फिर ये आपके ब्लड स्ट्रीम्स तक चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम्स मतलब आपके खून के अंदर तक चला जाएगा। और 10 का क्या है कि बड़ा रहता है थोड़ा साइज में, तो फिर जैसे कि आप नाक साफ कर रहे हो, फिर कान साफ कर रहे हो, तो फिर उसमें से ये निकल भी जाता है। तो इसका सबसे बड़ा एक यही डिफरेंस है कि PM 2.5 और PM 10 में ये डिफरेंस है। अब आप इसको डिफर कैसे करोगे? जब जब आप कोई चीज पढ़ोगे तो फिर उसमें आपको सर्च करना है, ठीक है, उस हिसाब से आपको डिफर करना है, ठीक है। अभी जैसे इसमें कुछ नाम आ गए तो फिर ये तो आपको इधर ही मिल गया, ठीक है। अभी दे आर सेट ऑफ एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन ऑफ लिमिट वैल्यू फॉर स्पेसिफिक एयर पॉल्यूटेंट्स। अभी इनका इंटरिम टारगेट क्या है कि PM, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अभी जैसे कि एक एग्जांपल इनका है कि 24 आवर ऑफ मीन शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एंड एनुअल मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, इसमें आपको एज इट इज पढ़ना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ना नाइट्रस ऑक्साइड के लिए आप अच्छे से पढ़ो इसको, देखो क्या है, क्योंकि ये कोई कोई चीज ऐसे रहती है, अभी जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, अभी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इनके ऊपर फोकस बना रहना चाहिए। पब्लिश बाय CCAC एंड FAO, फर्स्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो कि सोली ऑन नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ऑफ नाइट्रस हैज इंक्रीज्ड ग्लोबली बाय 40% सिंस 1980, ठीक है, विद 75% लगभग जो है एग्रीकल्चर से आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा कहते हैं ना प्रमोटर है इन सब चीज का। ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन फ्लेमेबल गैस है ये, ठीक है, इसको लाफिंग गैस बोला जाता है, यूज्ड फॉर एनेस्थेसिया एंड थेरापेटिक बेनिफिट्स, ठीक है।
और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 273 टाइम्स दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो अब इसका कितना कितना हार्मफुल है ये। तो इसके लिए अब क्या है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, एमओईएफसीसी ने इसको मैंडेटरी कर दिया कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट को लेकर के। ठीक है, अब ये एफजीडी सिस्टम क्या करता है कि 90% ऑफ SO2 इसको ये निकाल सकता है। ठीक है, इसके अंदर इतना शक्ति है। मेजरली इसके 3 टाइप्स कौन से, ड्राई सॉर्बेंट जिसको लाइमस्टोन इंजेक्शन बोला जाता है, वेट लाइमस्टोन बेस्ड और सी वाटर बेस्ड। ठीक है, इन सब चीजों। अब सल्फर डाइऑक्साइड, आपने ऊपर नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में पढ़ा, अब सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ो कि ये भी कलरलेस है, रिएक्टिव एयर पोल्यूटेंट विथ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मतलब कि थोड़ा सा आप डाल रहे हो लेकिन उसकी खुशबू दूर तक जा रही है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 जनरली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अदर SOx, सल्फर ऑक्साइड। अगर ज्यादा कंसेंट्रेशन में SO2 है तो फिर वो एयर में अपने पार्टिकल चूर्ण करके वहां पे सल्फर ऑक्साइड ये बना सकता है। कैन रिएक्ट विथ कंपाउंड इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म स्मॉल पार्टिकल विच कंट्रीब्यूट टू PM पॉल्यूशन। ये देखो ऐसे हानिकारक चीजें। इरिटेट्स द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आईज, नोज, थ्रोट्स एंड लंग्स। म्यूकस मतलब कि जो गाढ़ा टाइप रहता है ना, वो म्यूकस होता है। गाढ़ा इन द सेंस कि जो सॉलिड भी नहीं है लिक्विड भी नहीं है, सॉलिड लिक्विड के बीच का एक चीज है, जैसे जेली होता है, जेली देखा रहेगा आपने, वो चीज होता है म्यूकस। हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 कैन कॉज इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब सीधा सीधा इम्पैक्ट ये लंग्स पे डालता है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ये रेन वाटर में जब आते हैं तो फिर एसिड रेन बन जाते हैं। आगे हम देखेंगे एसिड रेन क्या होता है, अभी के लिए तो चलते हैं आगे। इसका एमिशन सोर्स है फॉसिल फ्यूल कंबशन, नेचुरल वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें इनिशिएटिव्स अच्छे अच्छे। ठीक है, ये प्रिजर्वेशन ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम से। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले तो ग्राउंड वाटर यूसेज देखो क्या है कि एज पर एक रिपोर्ट है डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति निकालती है। ठीक है, कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, और इसका क्या कह रहा है कि रिचार्ज टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज हैज डिक्रीज्ड मार्जिनली इन 2024 बट इट्स स्टिल अ, बोलते हैं ना, कंसर्न वाली चीज है। 3.05% असेसमेंट जो है क्रिटिकल है। ठीक है, और 11.1% जो है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, मतलब किन लोग को मिल ही नहीं रहा और कुछ कुछ लोग हैं जो बर्बादी कर दे रहे हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट कहां से, मतलब सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी। ठीक है, मतलब एक, अभी आप मैप में देखोगे ना, ये सब एक कंसंट्रेटेड जगह है। ठीक है, और वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, फिर साउथ कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सब आप मैप ऐसा दिमाग में चलाते रहो तो फिर आपको बेटर याद होगा। अब वाटर एक्सेसिबिलिटी एंड यूज क्या है? 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बट ओनली 4% ऑफ इट्स वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब 18% दुनिया की जो आबादी है उस हिसाब से पूरे दुनिया के अकॉर्डिंग अपने पास सिर्फ 4% वाटर रिसोर्स है, तो डिपेंडेंसी ज्यादा है अपने पास। ठीक है, रिसोर्स कम है तो उस हिसाब से अपने को लिमिट में यूज करना चाहिए, ओवर एक्सप्लॉइट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, देखो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा चुका है PYQ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि आइस कैप, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, लेक, रिवर्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर की सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ से पाए जाते हैं। इसके आगे भी एक दो चीजें होती है, वो आपका होमवर्क है, आपको वो चीज याद रखनी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको मिस आउट नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। अब अर्बन क्या है कि 31% हाउस होल्ड जो है वो एक्सेस पाइप वाटर को नहीं करते, 67% जो है उनके पास सीवेज डिस्चार्ज सिस्टम को लेकर के दिक्कत है। इरिगेशन 78% ऑफ टोटल रिजर्व इरिगेशन ले जाता है। देखा होगा खेत में पानी छूटता है तो भाई पता नहीं कितनी बल्टियां चली जाती होगी। ठीक है, और ये ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम है जो कि आप देख सकते हो, आपको ये एज इट इज याद करना है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव निकाले, देखो जल जीवन मिशन। ठीक है, ये किस लिए कि विलेज वाटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए, जो जो विलेज तक अच्छे से पानी नहीं पहुंच पा रहा, इरिगेशन उनको वो हाई लेवल पे करना पड़ रहा है, तो उनके लिए कुछ ऐसी चीज निकाले जाए जिसके वाटर वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, फिर कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, जो माइक्रो इरिगेशन को, फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सब चीजें। अटल भूजल योजना,
ठीक है, जो ग्राउंड वाटर को लेकर के। कैच द रेन जल शक्ति अभियान, ये किसको है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर कन्वर्सेशन। फिर ऑन नेशनल फ्रेमवर्क है ये ट्रीटेड वाटर जो 2022 में आया था। फिर पावर टैरिफ पॉलिसी और नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, ये एज इट इज है, आपको बस ऐसे ऊपर ऊपर से इसको पढ़ना है, ठीक है। अभी नीरू छेतु, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, जैसे कि आंध्र प्रदेश ने निकाला है नीरू छेतु, ये किस चीज के लिए है कि रिवाइटलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जल जीवन हरियाली, ये बिहार ने निकाला है, वही वाटर स्टोरेज के लिए। जल ही जीवन है, हरियाणा ने निकाला है, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ लेसर वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक मेज अरहर, मतलब कि जो कम पानी में अच्छा खासा प्रोडक्शन दे सके। मिशन का काटिया तेलंगाना का है, ठीक है। ये वाटर टैंक बाय रिस्टोरिंग माइनर इरिगेशन रिसोर्सेस, ये भी अच्छा है। सबसे अच्छा देखो वाटर यूज होता है जैसे बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, हम लोग को एक एक बूंद की कीमत होती है, ठीक है। तो वैसे अपने को भी कुछ करना चाहिए। जल ही अमृत इनिशिएटिव, ठीक है। अमृत 2.0 अमृत 1.0 ये मैं अपने एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उसमें अच्छे से देख सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर, इसमें भी कर दे रहा हूँ वैसे में। देखो 1.0 ये क्या है कि रिफॉर्म ड्यूरिंग द 100 डेज एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। 1.0 किस चीज के लिए था, जो 2015 में आया था, कि ये 500 सिटी और टाउन को इसने टारगेट किया था। इनका ये था कि वाटर सप्लाई, सेवरेज और सेप्टेज मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस पार्क और नॉन मॉनिटराइज अर्बन ट्रांसपोर्ट। मोटा मोटा ये मान के चलो इसका काम ये था कि इसको पानी हर जगह पहुंचाना था, ठीक है। हर एक सर्कल में इसको पानी पहुंचाना था। अब अमृत 2.0 जो 2021 में आया, ये टाउन को लेकर के खास तौर पे फोकस है। ये किसके लिए है कि फंक्शनल टैप के लिए, कि हर घर में ये फंक्शनल टैप डालेगा। यहाँ पे भी 500 सिटी टारगेट था, यहाँ पे भी 500 सिटी टारगेट है, ठीक है। ये भी 5 साल के लिए था, ये भी 5 साल के लिए था, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये सब आप पढ़ सकते हो कि जैसे कि इंसेंटिवाइज स्टेट फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। और फिर प्रमोट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर, ऑब्वियसली। सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर, देखो सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर क्या होता है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब समझो, सर्कुलर इकोनॉमी मतलब वो होता है कि जैसे कि आपके पास मिनिमम रिसोर्स है, आपको उसमें हाई यील्ड लाना है, आपको उसमें बेटर रिजल्ट देना है। तो इसका मतलब यह है कि इनमें से आपका कोई भी एक चीज तो वेस्ट तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट हर एक चीज यूज में आनी चाहिए और वो अपने बेस्ट एफर्ट्स में है, ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट केस में, ठीक है। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी मतलब पानी कम हो लेकिन वो हर एक चीज में आ जाए, ठीक है। अबाउट वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज, ठीक है, ये तो आपको पता है रिसाइकलिंग रीयूज क्या है। ये कुछ टेक्नोलॉजी है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि जैसे कि कोई चीज पानी सोखता है तो फिर वो सोखे में से चीज में से कैसे हम वापस से पानी जनरेट कर लें, ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोडायलिसिस रिवर्सल, थर्मल इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। देखो इससे एक बात तो पता चल रही कि टोटली हम फ्रेश वाटर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते फॉर फ्यूचर केस के लिए, ठीक है, क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत ही कम है। तो ये सब चीज अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ऐसे आ जाएगी कि सलाइन वाटर को फ्रेश वाटर एकदम मतलब पीने वाला पानी भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए जैसे माइक्रोब्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सब चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा चीज सही है, कहाँ गलत हो रहा है, ठीक है, वो बहुत आसान नहीं है। अब जल संचय जन भागीदारी, ये सूरत गुजरात में लॉन्च हुआ, ठीक है। इनिशिएटिव क्या है इसका कि कंजर्व वाटर विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी पार्टनरशिप, सोशल ग्राउंड लेवल पे है, एंड ओनरशिप। कंस्ट्रक्ट्स अराउंड 24.8 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लॉन्ग टर्म वाटर सस्टेनेबिलिटी अक्रॉस स्टेट, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ऐसा कंजर्वेशन है कि पूरी कम्युनिटी मिलके करेगी इसको, ठीक है। तो देखो कम्युनिटी में बेटर रिजल्ट्स आएगा, सब लोग बारी बारी से करेंगे और इससे क्या होगा कि कलेक्टिव वर्क रहेगा, तो फिर कलेक्टिव गोल रहेगा, कलेक्टिव गोल रहेगा तो उतना बड़ा रिजल्ट रहेगा, उतना बड़ा आउटपुट रहेगा, ठीक है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट रहता है उसका उतना ही बड़ा आउटपुट रहता है। तो उसी चीज को लेकर के ये फोकस में है, ठीक है। बाय गुजरात गवर्नमेंट डील्ड विद मोबिलाइजेशन ऑफ सिटीजन्स, लोकल बॉडीज, इंडस्ट्रीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। मिनिस्ट्री कौन सी थी, जल शक्ति, ये आपको याद रखना है। अब इसके फीचर क्या है कि इंडिया ट्रेडिशनल कॉन्शियसनेस, ठीक है। अभी वाटर एज अ फॉर्म ऑफ गॉड एंड रिवर्स एज गॉडेस, जैसे कि गंगा माँ को बोल दिया जाता है, यमुना माँ को बोल दिया जाता है, तो फिर उस हिसाब से कि आप अपने वाटर बॉडी को एज अ गॉड गॉडेस जो भी मान के चलो, उनका अल्टीमेट गोल रहता है कि आप उस चीज को प्रिजर्व करो, कंजर्व करो फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अडॉप्ट्स होल ऑफ सोसाइटी एंड होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, ठीक है। ट्रीट्स वाटर कंजर्वेशन नॉट जस्ट एज पॉलिसी मैटर बट ऑल्सो सोशल कमिटमेंट, तभी इस चीज को सोशल रखा है।
कैच द रेन, ठीक है, कोलैबोरेटिव वाटर मैनेजमेंट, यही है, ठीक है। अब आगे का जो भी है अदर रिलेटेड न्यूज, फिर बाद में हम वेस्ट मैनेजमेंट क्या है वो देखेंगे, ठीक है। अभी देखो पॉल्यूशन ये सब ऐसी चीजें ना कि ज्यादा टाइम नहीं लेती, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भगाया तो भगाया नहीं हूँ, अभी वही चीज मैं बोल बोल के क्या करूँ, देखो आपके सामने वो चीज है स्क्रीन पे, आप वो चीज पढ़ सकते हो। मुझे भी पता है कि आप उतने इनफ स्मार्ट हो कि वही चीज एज अ स्पून फीडिंग करके मैं आपको वीक नहीं बनाना चाहता, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, अदर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन और जितने भी टर्म्स है वो खत्म करेंगे, ठीक है। मिसेलेनियस कोशिश करेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनिशिएट कर दें, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, और हमारा विजय बैच चल रहा है, ठीक है, आप उसको देखिए, और कोई भी डाउट होता है आपको, आप हमारे टेलीग्राम चैनल तर्क आईएएस पीसीएस पे पूछ सकते हो, जो कि अभी मैं कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दूंगा। तो आप और खास करके उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे एमसीक्यूज पुट डाउन कर रहे हैं कि मतलब मिनिमम 10 to 15 एमसीक्यूज तो डेली आ रहे हैं, जिसमें हम पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं और अपनी तरफ से अलग से बना के दे रहे हैं, जिसमें आपका रेगुलर करंट अफेयर्स भी प्रैक्टिस होता रहे और पीवाईक्यू को लेकर के भी आप उसमें सॉल्व करते रहो। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बूस्ट होगा, ठीक है। और हमारे आशीष सर इकोनॉमी का लेक्चर प्रोवाइड करा रहे, जो विजय बैच का पार्ट है, आप कुछ देखो या ना देखो, आप उसको जाके जरूर देखो, क्योंकि इतना बढ़िया एफर्ट्स, इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि दोस्तों सही बता रहा हूँ, मैं खुद जाके उसको देखता हूँ, ठीक है। और मेरा भी ऐसा लगता है कि क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छा बन गया, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, और कोई भी डाउट हो तो फिर आप बेझिझक पूछो, जल्दी से जल्दी आपको उस चीज पे गाइड किया जाएगा, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।